नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में। और आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। ये हम आज आदिकाल के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन देखेंगे, जो पहले भी मैं 2 वीडियो इसकी डाल चुकी हूँ, आगे उसी क्रम में देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शिष्य साहित्य से तात्पर्य है, तो शिष्य साहित्य से तात्पर्य क्या है? तो इसमें हमें ऑप्शन है 4 दे रखे हैं, तो उसमें से बताना इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन डी होगा। वज्रयान परंपरा के सिद्ध आचार्यों द्वारा रचित साहित्य क्या है? सिद्ध साहित्य है। सिद्ध साहित्य का समय क्या था? तो सिद्ध साहित्य का समय अगर पूछते हैं तो 7वीं से 8वीं शताब्दी था। और सिद्ध साहित्य मतलब कौन सी मतलब शाखा को कहा गया? तो बौद्ध धर्म की 2 शाखाएँ थी, जैसे एक तो हीनयान और एक महायान। महायान जो शाखा थी उसको ही वज्रयान कहा गया। ये वज्रयान शाखा और वज्रयान युग को क्या कहा गया? सिद्ध कहा गया। सिद्ध कितने थे? 84 थे। और इनका अगर क्षेत्र पूछे, मतलब जो इनका साथ मतलब मुख्य केंद्र था, तो वो क्या था? इनका मुख्य केंद्र था बिहार और नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय थे नहीं, तो वो इनके मतलब वो 2 सिद्धों के साधना के मुख्य केंद्र थे। आगे देखते हैं। और इनका अगर पूछने लगे क्षेत्र मतलब किस क्षेत्र में इनका प्रचार ज़्यादा हुआ, तो वो था बंगाल, उड़ीसा, बिहार। इन क्षेत्रों में इनका सिद्धों का प्रचार था। आगे देखते हैं। आदिकालीन काव्यधारा में उपलब्ध नहीं है, तो आदिकालीन काव्यधारा में उपलब्ध क्या नहीं है? तो वो सिख साहित्य नहीं है। सिख साहित्य ये संत काव्य में पहुंच चुका है, और मतलब है पहुंच चुका नहीं, सॉरी दोस्तों, मतलब है सिद्ध साहित्य। ठीक है, सिद्ध वो सिख साहित्य, सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य और नैश साहित्य, ये तीनों साहित्य कौन से हैं? आदिकाल में। संध्या भाषा का अर्थ है, तो संध्या भाषा का अर्थ क्या है? अंत साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा संध्या भाषा कहलाती है। और संध्या भाषा अगर सिद्धों की भाषा पूछे तो कौन सी भाषा है? संध्या भाषा। अगर कबीरदास की उलटवासियों की भाषा पूछे तो कौन सी भाषा है? संध्या भाषा है। आगे देखते हैं। सिद्ध साहित्य के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो सिद्ध साहित्य के संबंध में कौन सा कथन है मतलब असत्य है इसमें से? तो सिद्ध साहित्य की भाषा पिंगल है। तो सिद्ध साहित्य की भाषा क्या है? वो है संध्या भाषा। और सिद्ध साहित्य के बारे में जो सही है उन्हें देख लेते हैं। सिद्ध साहित्य दोहा व चर्या पदों में है। सरहप्पा सिद्ध साहित्य के आदि कवि हैं। सिद्ध साहित्य में सहज साधना का प्राधान्य है। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं इसमें। आगे देखते हैं। 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन है? तो 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन से हैं? सरहप्पा है। और हिंदी के पहले कवि कौन है? वो भी सरहप्पा हैं। इनका क्रम है सरहप्पा, सबरप्पा, लुइप्पा और कडप्पा, इस तरह से। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? तो वो सरहप्पा को माना है। और स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? रामकुमार वर्मा को। और पुष्प या पुंड को जो है हिंदी का पहला कवि किसने माना है? शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का पहला कवि माना। अब्दुल रहमान को हिंदी का पहला कवि किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आगे देखते हैं। अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है? तो अधिकांश जो साहित्य इतिहासकार मानते हैं उनके अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है? सरहप्पा है। अगर किसी के अनुसार पूछते हैं तब तो बताना पड़ेगा कि जैसे स्वयंभू का मतलब शिव सिंह सेंगर के अनुसार कौन से हैं, या रामकुमार वर्मा के अनुसार कौन से। अगर पूछें कि हिंदी के पहले कवि कौन है तो वो सरहप्पा है। शालिवाहन सूरीकृत भारतेश्वरी बाहुबली रास को हिंदी की प्रथम रचना किसने माना? तो शालिवाहन सूरी की जो रचना है भारतेश्वरी बाहुबली रास, इसको हिंदी की प्रथम रचना किसने माना है? गणपति चंद्र गुप्त ने। हिंदी की प्रथम रचना सर्वकाचार के रचयिता हैं। तो हिंदी की प्रथम रचना सर्वकाचार के रचयिता कौन है? ये देवसेन है। और ये जो रचना है इनकी सर्वकाचार, इसमें कितने दोहे हैं? 250 दोहे हैं। पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? शिव सिंह सेंगर ने माना है। आदिकाल में क्या आपको अच्छे से देखना है, एक तो किसने किसको पहला कवि माना, आदिकाल का नामकरण देखना है। आदिकाल की ये रचना जो मुख्य रचनाएं हैं सिर्फ वो देख लेना अच्छे से, क्योंकि उनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो इसमें सब मतलब इसमें है, या आपके पास जो भी बुक है ना उसमें सब यही चीज़ें ज़रूर देखना।
आगे देखते हैं। देवसेन का एक अन्य ग्रंथ है, तो देवसेन की एक अन्य रचना कौन सी है? दप साहब प्रयास। ये भी किसकी रचना है? देवसेन की रचना। और इनकी दो रचना शायद और हैं, लघु नयन चक्र है एक, और दर्शन सार। आगे देखते हैं। चर्यापद के रचयिता हैं, तो चर्यापद की किसकी रचना किसने की चर्यापदों की? तो सौभरप्पा ने की चर्यापदों की रचना। चर्यापद जो होते थे ये, जैसे अगर मान लो हम पूछें कि चर्यापद क्या है, तो जो सिद्ध है ना, तो इसमें दो तरह के मतलब दोहा कोश और चर्यापद दो तरह के मतलब गीत मतलब इसमें लिखे गए हैं। तो वो क्या था, ये गीत जो लिखे गए हैं, तो ये इनके गीत जैसे कोई अनुष्ठान होता था उस समय ये गाए जाते थे इनके गीत, चर्यापद और दोहा कोश वाले। और इनके चर्यापद जो है ना ये मतलब अगर पूछ लें कि मतलब सिद्धों की कौन से में है कि जो उसमें दृष्टिकूटों में लिखे गए हैं, तो वो चर्यापद हैं कि जो दृष्टिकूट में लिखे गए हैं सौभरप्पा के। ठीक है, जो दृष्टिकूट पदों में लिखे गए, जैसे साहित्य लहरी है सूरदास जी की, वो दृष्टिकूट पदों में लिखी गई, इसी तरह से ये लिखी गई रचना। अवधूत मत किसे कहते हैं? तो अवधूत मत किसे कहते हैं? नाथ संप्रदाय को अवधूत मत कहते हैं। जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे सिद्धांत किसका है? तो जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे सिद्धांत किसका है? ये गोरखनाथ का है। गोरखनाथ के गुरु थे, तो गोरखनाथ के गुरु कौन थे? ये थे मच्छिंद्र नाथ। गोरखनाथ को पृथ्वीराज के समय का बताने वाले विद्वान हैं, तो गोरखनाथ को पृथ्वीराज के समय का बताने वाले विद्वान कौन है? वे हैं रामचंद्र शुक्ल। और मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक भी कहा है। अगर पूछे हिंदी का प्रथम गद्य लेखक मिश्र बंधुओं ने किसे माना है? तो गोरखनाथ को माना है। वारकरी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो वारकरी संप्रदाय का संबंध इसमें से किसी से नहीं है, तो ऑप्शन डी सही होगा। इसमें नामदेव से संबंध है वारकरी संप्रदाय का। 84 सिद्धों में सर्वोच्च स्थान किसका माना जाता है? तो 84 सिद्धों में सर्वोच्च स्थान किसका माना जाता है? लुइप्पा का माना जाता है। उस सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ कौन थे? कडप्पा थे। सिद्ध कवियों की भाषा को संध्या नाम किसने दिया? तो सिद्ध कवियों की भाषा को संध्या नाम किसने दिया था? तो ये थे अद्वैय वज्र तथा मुनिदत्त ने, ये दोनों थे जिन्होंने सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा नाम दिया। अभिमान मेरु किसे कहा जाता है? तो अभिमान मेरु किसे कहा जाता है? पुष्पदंत को कहा जाता है। और पुष्पदंत किस शताब्दी के थे? ये 10वीं शताब्दी के थे। और इन्हें अपभ्रंश का भवभूति भी कहा जाता है पुष्पदंत को। प्रथम जैन कवि कौन है? तो प्रथम जैन कवि कौन है? देवसेन है। आगे देखते हैं। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता हैं, तो प्रबंध चिंतामणि के रचयिता कौन है? मेरुतुंग है। कुमारपाल प्रतिबोध के रचयिता हैं, तो कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? ये सोमप्रभु सूरी की रचना है। अपभ्रंश में दोहा काव्य का आरंभ माना जाता है, तो अपभ्रंश में दोहा काव्य का आरंभ कब से माना जाता है? तो जोइंदु कृत जो परमात्मा प्रकाश तथा योगसार जो रचना है उससे माना जाता है। अगर पूछे अपभ्रंश में सर्वप्रथम दोहा का प्रयोग किसने किया? तो जोइंदु ने किया था। ठीक है, इसमें पूरा अच्छे से दे दिया कि जोइंदु ने किया था और किसमें किया था? परमात्मा प्रकाश तथा योगसार। रेवंतगिरी रास के रचयिता हैं, तो रेवंतगिरी रास के रचयिता कौन है? विजय सेन सूरी हैं। ये सारी रचनाएं एग्जाम में पूछी गई हैं और बार बार रिपीट होती है। जो लास्ट ईयर क्वेश्चन है वे भी देखना तुम कि उनमें भी रिपीट हुई हैं, जो अभी भी एग्जाम हो रहे हैं उनमें क्वेश्चनों में ये रिपीट होती हैं वो। आगे देखते हैं। अपभ्रंश के भाषिक और व्याकरणिक रूप का स्पष्ट और सुव्यवस्थित विवेचन किसने किया? तो अपभ्रंश के भाषिक और व्याकरणिक रूप का स्पष्ट और सुव्यवस्थित विवेचन किसने किया? तो वो किया हेमचंद ने। और किसमें? सिद्ध हेमचंद शब्द अनुशासन में। नीचे इनकी रचना दे रखी है ये। सिद्ध हेमचंद शब्द अनुशासन के रचनाकार कौन है? ये हेमचंद की रचना है। और हिंदी शब्द अनुशासन किसकी रचना है? किशोरीदास वाजपेयी की रचना है। आशु कवि की रचना है, तो आशु कवि की रचना कौन सी है इसमें से? तो वह है चंदनबाला रास। नायिका को नक्सिक वर्णन मिलता है, तो नायिका को नक्सिक वर्णन किस में मिलता है? तो ये रोडाकृत राउलवेल रचना में। और ये रचना जो है मतलब एग्जाम में बहुत क्वेश्चन इससे बनते हैं कि नक्सिक वर्णन कहाँ मिलता है, चंपू काव्य कौन सा है,
और इसके मतलब राउल बेल के रचनाकार कौन है, इस तरह से सब अच्छे से देख लेना। आगे देखें, डिंगल का सबसे पहले प्रयोग मिलता है, तो डिंगल का सबसे पहले प्रयोग मिलता है कहाँ, राजा बांकीदास कृत कुकवि बतीसी में। और डिंगल जो भाषा है, तो डिंगल का मतलब जो एक ब्रज और राजस्थानी भाषा मिलकर क्या बनते हैं, नहीं सॉरी, तो अभ्रंश और राजस्थानी भाषा मिलकर बनते हैं डिंगल। अभ्रंश और ब्रज भाषा मिलकर बनते हैं पिंगल भाषा। सिद्धसेन कृत बिलासबाई कहा किस कोटि का काव्य है, तो सिद्धसेन कृत बिलासबाई कहा किस कोटि का काव्य है, ये प्रेम कथा काव्य है, रोमांटिक महाकाव्य है। तो इसमें से रोमांटिक महाकाव्य कौन सा है, धनपाल कृत भविष्यत कथा। ऐतिहासिक चरित काव्य है, तो इसमें से ऐतिहासिक चरित काव्य कौन सा है, तो ये कीर्तिलता है, और इसमें कीर्ति सिंह का वर्णन मिलता है, और ये विद्यापति की रचना है, और इसमें जौनपुर का भी वर्णन मिलता है, जो ये विद्यापति की रचना है। इस रचना में विद्यापति ने स्वयं को खिलन कवि भी कहा है, और विद्यापति ने कीर्तिलता को कहानी भी कहा है। ठीक है, अब विद्यापति के नाम भी देख लेना अच्छे से, क्योंकि विद्यापति के नाम एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं जो मुझे ध्यान है मैं आपको बता देती हूँ। जैसे विद्यापति का एक नाम है कवि कंठावरण, एक है अभिनव जयदेव, एक कवि शेखर, और एक मैथिल कोकिल। ठीक है, ये सारे नाम एग्जाम में इनके पूछे गए हैं विद्यापति के। आदिकाल की चंपू काव्य कृति है, तो आदिकाल की चंपू काव्य कृति है कौन सी, राउल बेल रोडा कवि की। शिलाओं पर लिखा हुआ काव्य है, तो शिलाओं पर लिखा काव्य कौन सा है, राउल बेल है। 63 सलाखा पुरुषों के जीवन का वर्णन हुआ है, तो 63 सलाखा पुरुषों के जीवन का वर्णन किस में हुआ है, महापुराण में हुआ है। और महापुराण किसकी रचना है, ये पुष्पदंत की रचना है। ठीक है, और इसमें 63 सलाखा पुरुषों का जीवन का वर्णन हुआ है, वो लगभग 20,000 पदों में वर्णित है इसमें। ठीक है, आज के अपने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। बस थोड़े क्वेश्चन आगे अपना जैसे टाइम मिलेगा तो मतलब एक लंबी वीडियो बना के सोच रही हूँ, संस्कृत के जो क्वेश्चन है उन्हें एक्सप्लेन करके मतलब करवा दूँ। और आप जैसे जो भी अपने पास प्रैक्टिस सेट है या मार्केट में जो भी आ रहे हैं, कुछ उनको करो प्रैक्टिस सेट को, और कुछ मतलब जो बुक है उससे अपना पढ़ो। लेकिन मैं डेली एक ही बात कहती हूँ कि हमेशा जब भी वीडियो आती है कि आपको क्वेश्चन जरूर करने हैं। ठीक है, लेकिन थ्योरी भले ही कम पढ़ो, लेकिन क्वेश्चन जरूर करने हैं अगर आपको कंपटीशन में मतलब एक अपना सफलता पानी है तो। ठीक, तो इसलिए आपको करने ही होंगे क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।